राहुल गांधी ने हाल ही में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को कांग्रेस का धरोहर बताया था और जब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे तब पूरी विनम्रता टपकाते हुए उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष जी ही अब पार्टी में हमारी भूमिका तय करेंगे। लेकिन ये राहुल गांधी का एक चेहरा है जिसे मीडिया और जनता को दिखा दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी का असली चेहरा दूसरा है जो कभी कभार अनायास ही दिख जाता है, जिसके सामने न कोई धरोहर है न कोई वरिष्ठ, बल्कि सारे नेता हुक्म के गुलाम हैं। राहुल गांधी का यही चेहरा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तब दिखा जब उनके माइक में गड़बड़ी आ गई और उन्होंने तुरंत मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को कमल कमल कहकर माइक ठीक करवाने का आदेश दिया। राहुल गांधी के इस अशिष्ट व्यवहार पर कांग्रेस के किसी नेता ने अपनी जुबान भले ही न खोली हो, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका माइक सही से काम नहीं कर रहा था। इस पर उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 76 वर्षीय कमलनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि कमल, देयर इज सम इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस हियर, यानी कमल, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है। हालांकि राहुल गांधी के लिए कमलनाथ कमल से ज्यादा हैसियत रखते भी नहीं। अशोक गहलोत उनके लिए अशोक ही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे महज खड़गे। कांग्रेस के गांधी परिवार के सामने सारे नेताओं की यही हैसियत है। लेकिन बीजेपी को राहुल का ये तरीका बेहद नागवार गुजरा और राहुल गांधी को लेकर जमकर उन्होंने फटकार लगाई। बीजेपी ने इसका वीडियो जारी कर कहा कि ये हमारे देश के संस्कार नहीं है राहुल जी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ये सब पहली बार किया हो। इसके पहले भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कमलनाथ के साथ ऐसा ही व्यवहार सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं और तब भी बीजेपी ने राहुल गांधी को रताड़ा था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एमपी में एंट्री के बाद से ही बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी उनके हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाकया हुआ तो बीजेपी ने फौरन राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ राहुल गांधी के साथ में बैठे थे, लेकिन इस पर बीजेपी को मौका मिल गया कि मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री और हरदा विधायक कमल पटेल ने राहुल गांधी को संस्कारहीन बताते हुए कमलनाथ को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यदि कमलनाथ में जरा सा भी स्वाभिमान बचा हो तो वे तुरंत पार्टी छोड़ दें, साथ ही उनके नेतृत्व में कार्य भी न करें। राहुल गांधी को इस व्यवहार के लिए कमलनाथ और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बड़े ही संस्कारहीन हो राहुल गांधी। पिता की उम्र के कमलनाथ जी को कमल कहकर बुलाना तुम्हारी असभ्यता का प्रमाण है। खैर, इटली की पाठशाला से निकले व्यक्ति को संस्कारों की अपेक्षा करना व्यर्थ ही है। बीजेपी के एक और प्रवक्ता ने कहा कि पिता की उम्र के कमलनाथ जी को कमल कहकर बुलाना तुम्हारी असभ्यता का प्रमाण है। कहीं बार बार माइक में आ रही दिक्कतों को लेकर बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने तंज कसते हुए लिखा कि अरे कोई है पीसीसी में जो राहुल बाबा का ऑडियो ठीक करा दे। पीसी में कौन है जो अड़चन डाल रहा है। दरअसल जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई माइक गड़बड़ करने लगा। कई बार माइक से बीप की और स्कॉर्पियो की आवाज आई। परेशान होकर राहुल ने इसे ठीक करने को कहा। दूसरी बार राहुल गांधी जैसे ही जवाब देने लगे, कुछ देर में माइक फिर प्रॉब्लम करने लगा। राहुल गांधी ने साथ में बैठे कमलनाथ की ओर देखकर उनका नाम लेकर शिकायत की। उसके बाद राहुल के पीछे की कतार में बैठी राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा, मोबाइल की वजह से ये दिक्कत हो रही है। रागिनी की ये बात सुनकर राहुल गांधी ने आसपास बैठे लोगों को मोबाइल ऑफ करने को कहा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल कभी लिखकर तो कभी बोलकर पहले दिन से इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। इसके लिए उन्होंने हर किस्म के पैंतरे भी आजमाए। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की बाढ़ सी आ गई जो ये बताती रही कि गुजरात में तो केजरीवाल की पार्टी ही सरकार बनाएगी। लेकिन हवाई सियासत और दावों की हकीकत कुछ और है। जो बातें मीडिया और सोशल मीडिया में होती रही, जमीन पर उसका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी और तोप नेता गोपाल इटालिया चुनाव जीत जाएं, तो ये बड़ी बात होगी। वजह यह कि गुजरात में बीजेपी को 50% से अधिक वोट मिलने का अनुमान है। रही बात कांग्रेस की, तो उसका वोट प्रतिशत भी आम आदमी पार्टी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। अगर आम आदमी पार्टी का खाता भी खुल जाए तो यही अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन ऐसा होता अभी दिख नहीं रहा। यही वजह है कि अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव जीतने वालों की लिस्ट में शायद आम आदमी पार्टी का नाम भी न हो, क्योंकि जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की अभियान की शुरुआत की
एक तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर नोट पर छापने की बात करते रहे तो दूसरी तरफ गोपाल इटालिया जैसे लोग कभी पीएम मोदी तो कभी उनकी बुजुर्ग मां को, कभी स्वामीनारायण संप्रदाय पर अभद्र टिप्पणी करते रहे। दिल्ली में केजरीवाल के एक मंत्री तो धर्म परिवर्तन करवाने वाले कार्यक्रम में ही जा पहुंचे। मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने हर चालू फॉर्मूले को अपनाया जिससे वोट हासिल किया जा सके, लेकिन वे गुजरात की जनता का वो भरोसा हासिल नहीं कर पाए जिससे कोई उन्हें वोट दे। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी शायद अपना खाता भी न खोल पाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा कट्टरपंथ विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा एक अच्छी पहल है जिस पर केंद्र और अन्य राज्य विचार कर सकते हैं। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात के सर्वांगीण विकास और शून्य तुष्टीकरण नीति को लागू किए जाने के कदम को पिछले 27 वर्षों में लोगों द्वारा बार बार भाजपा पर विश्वास जताने का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा अभूतपूर्व जीत दर्ज करेगी। लोगों को हमारी पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दस्तक के सवाल पर शाह ने कहा कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये लोगों पर निर्भर करता है कि वे पार्टी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों के दिमाग में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं ठहरती है। चुनावी नतीजों का इंतजार कीजिए। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में आए ही नहीं। कांग्रेस गुजरात में भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी रही है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने मोदी के गृह राज्य में एक आक्रामक प्रचार अभियान चलाया है। कांग्रेस से मिल रही चुनौती पर शाह ने कहा कि कांग्रेस अब भी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर संकट के दौर से गुजर रही है और इसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इमामों को सरकारी खजाने से वेतन देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इमामों को कुछ राज्य सरकार मोटी तनख्वाह देती हैं। इसी सवाल पर एक आरटीआई याचिका की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने बड़ा फैसला दिया है, जो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, अपने फैसले में केंद्रीय सूचना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गलत बताया जो उसने इमामों को लेकर दिया था। दिल्ली में इमामों की सैलरी का मामला अब सियासी रूप ले चुका है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने तो अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इमामों की तरह मंदिर के पुजारियों को भी वेतन दिए जाने की मांग की। दिल्ली के कई मंदिरों के बाहर भी इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए कि जब तक सरकार वेतन नहीं देती तब तक मंदिरों के द्वार अरविंद केजरीवाल के लिए बंद रहेंगे। असल में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने पूछा था कि इमामों को जो तनख्वाह दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जा रही है उसका ब्यौरा क्या है। अपने जवाब में सूचना आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के अनुरूप नहीं है। टैक्स पेयर्स के पैसे को किसी धर्म विशेष पर खर्च करना गलत है। जवाब में कहा कि ये बात संविधान के आर्टिकल 27 में कही गई है। कमीशन का कहना था कि इससे न केवल देश में एक गलत संदेश गया बल्कि समाज में द्वेष की भावना भी पनपी। अपने जवाब में कमीशन ने कहा कि 1947 से पहले मुस्लिमों को विशेष प्रावधान के तहत रियायतें देना भी गलत था। इसके बाद मुस्लिम समुदाय बेलगाम हुआ और देश के विभाजन के लिए भी यही चीज जिम्मेदार थी। अपने आदेश में कमीशन का कहना था कि दिल्ली सरकार हर साल वक्फ बोर्ड को 62 करोड़ रुपए का अनुदान देती है, जबकि इसकी अपनी आमदनी 30 लाख रुपए सालाना है। इंफॉर्मेशन कमीशन का कहना था कि इमामों को हर महीने 16 और 18 हजार रुपए की जो तनख्वाह दी जा रही है वो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। कमीशन ने कहा कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर मुस्लिमों को रियायत या अनुदान दिया जाता है तो बहुसंख्यक समुदाय को भी इसका हक मिलना चाहिए। आयोग का कहना था कि जो बातें सामने आई हैं वे उनके मुताबिक सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए मसला बेहद अहम है। कमीशन ने अपनी रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस आदेश की कॉपी कानून मंत्री के पास भी भेजी जाए। कमीशन ने अपने आदेश में ये अनुशंसा भी की कि संविधान के 25 से लेकर आर्टिकल 28 को लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। कमीशन ने अपने आदेश में दिल्ली वक्फ बोर्ड को आदेश दिया कि वो याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल के खर्च को वहन करे, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सिरे तक पहुंचाने के लिए अपना समय और संसाधन खर्च किया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली
एमसीडी चुनाव के ठीक पहले दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन पर सबूत मिटाने, कई फोन बदलने और डाटा चुराने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का नाम शामिल था और मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले जब सीबीआई ने इस बहुचर्चित घोटाले में अपनी पहली चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की तो उसमें 7 आरोपियों के नाम थे, लेकिन मनीष सिसोदिया का नाम गायब था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उछलने लगे। केजरीवाल ने तो पूरे शराब घोटाले को ही फर्जी बताते हुए यहां तक कह दिया था कि सीबीआई की जांच में कुछ नहीं मिला है और इस फर्जी स्कैम में सिसोदिया को फंसाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आरोपियों ने कई बार फोन बदले और सबूतों को नष्ट कर दिया। इस केस में गिरफ्तार किए गए अमित अरोड़ा को अदालत में पेश करते हुए जांच एजेंसी ने ये दावे किए। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा ने 11 फोन बदले थे। इन फोनों का इस्तेमाल शराब घोटाले के दौरान किया गया। इसके अलावा एजेंसी ने मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा पर सबूतों को नष्ट करने के भी आरोप लगाए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि सबूतों को इस हद तक मिटाया गया है कि ज्यादा सरकारी अफसरों, शराब कारोबारियों और मनीष सिसोदिया ने कई बार अपने फोन बदले। एजेंसी ने कहा कि इन लोगों ने शराब घोटाले की अवधि के दौरान कुल 1 करोड़ 38 लाख रुपए के फोनों का इस्तेमाल किया। इस बीच ईडी को अमित अरोड़ा की 7 दिनों की कस्टडी भी मिल गई है। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और हिरासत की मांग की थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि अमित अरोड़ा ही कैश की हैंडलिंग कर रहे थे। एजेंसी का दावा है कि अरोड़ा को एक वेंडर से 2.5 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई थी। अपनी रिमांड एप्लीकेशन में ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को आप नेताओं ने इस तरह से तैयार किया ताकि उन्हें अवैध फंड मिल सके। जांच एजेंसी ने कहा कि अमित अरोड़ा का मनीष सिसोदिया से करीबी नाता रहा है। उसने एक्साइज पॉलिसी के बारे में जानकारी हासिल कर उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा अमित अरोड़ा पर आरोप है कि उसने गलत ढंग से रिटेल और होलसेल लाइसेंस भी हासिल कर लिए थे। इससे पहले सीबीआई ने इस केस में दाखिल की गई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के नाम का जिक्र ही नहीं किया था। उस पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया था और कहा था कि उसके खिलाफ छापे में भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आने का इंतजार करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में जांच एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र होकर निष्पक्षता से काम करने का दावा करते हुए कहा कि कानून की प्रक्रिया पूरी करते हुए जांच एजेंसियों ने न्यायालय में निर्धारित समय सीमा के अंदर चार्जशीट फाइल की है। वहीं सीबीआई ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, तत्कालीन एक्साइज डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह के नाम शामिल किए थे। इनके अलावा अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण आर पिल्लाई, मूथा गौतम और समीर महेंद्रू के नाम शामिल किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बड़े बड़े वादे करके जनता को बरगलाना और उन वादों को सच में पूरा करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अफसोस केजरीवाल एंड कंपनी इस फर्क को नहीं समझती और सत्ता के लालच में आम जनता को बरगलाना अपना पेशा समझती है। लेकिन पंजाब में उसका झूठ हर रोज उसे दर्द दे रहा है। जिस पंजाब मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, उसकी हवा निकलते देर नहीं लगी। और जब पंजाब के मजदूर संगठनों के सब्र का पैमाना छलकने लगा और मजदूरों ने सीएम भगवंत मान के संगरूर स्थित घर के बाहर डेरा डाल दिया तो घबराए भगवंत मान ने उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। मतलब यह कि एक तो मजदूरों की वाजिब मांग भगवंत मान सरकार पूरी नहीं कर पा रही, उल्टे उन पर ज्यादती और कर रही है। जबकि यही केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब चुनाव के पहले किसानों से लेकर मजदूरों तक सबके मसले कुछ ही दिनों में हल करने का वादा करते घूम रहे थे और सभी के धरनों को समर्थन दे रहे थे। दरअसल मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी मजदूर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी को 700 रुपए तक बढ़ाने, दलितों के लिए 5 मरला प्लाट योजनाओं को लागू करने और आम पंचायत भूमि के तीसरे हिस्से को समुदाय को पट्टे पर देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि आप सरकार उनसे वायदा खिलाफी कर रही है। पंजाब की 8 मजदूर यूनियनों का संयुक्त मंच साझा मजदूर मोर्चा ने संगरूर में भगवंत मान के किराए के मकान के बाहर धरना देने का पहले से ऐलान किया था। मजदूर यूनियनों का आरोप है कि सरकार अपने वादे पर अमल नहीं कर रही है और उनको धोखा दे रही है। हालांकि मान सरकार का तर्क है कि वो केवल 8 महीने पहले सत्ता में आई थी और उसे अपने वादों को पूरा करने के लिए समय चाहिए। पंजाब खेत मजदूर यूनियन के अध्यक्ष जोरा सिंह नसराली ने कहा, हमारी सीएम भगवंत मान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कई उच्च अधिकारियों के साथ पहले बैठकें हुई थी। सीएम मान के साथ हमारी आखिरी बैठक 3 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था और उसके बाद मुलाकात की कोई तारीख घोषित नहीं की गई। अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया, इसलिए हमारे पास सीएम के घर के बाहर विरोध करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वहीं जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष मुकेश मलौद ने कहा
पहले मुख्यमंत्री ने हमें बैठक के लिए समय दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मिलने से मना कर दिया। अब हम अपनी मांगों को उठाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार द्वारा लिखित रूप से मांगों को स्वीकार करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने 19 दिनों तक प्रदर्शन करने के बाद अक्टूबर में विरोध प्रदर्शन खत्म करने पर राजी हो गए थे। वहीं इन दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात में 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में वादा किया कि अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गुजरात के लोगों को भी बिजली के बिल में इसी तरह की राहत मिलेगी। बता दें कि पंजाब के नेशनल दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आवास को घेरने की चेतावनी दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को भी 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।